नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर हम आपके सामने जो क्लास लेकर आए हैं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। यानी आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के विषय में। क्योंकि अभी तक हमारी जो क्लास थी इसमें हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे, राजनीति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लगातार कई टॉपिक्स को कवर किया, कई क्लास रही हमारी। और भी आगे पॉलिटी की जो क्लास हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आज हमारी जो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी उसके अनुसार, तो आज हम हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। और इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा भारत में मुगल वंश। तो भारत में जो मुगल वंश का शासन रहा, मुगल वंश के राजाओं ने शासन किया, तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, और जल्दी सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी एक बार इसे लाइक कर दो जल्दी से, और सभी के पास शेयर कर दो ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। तो चलिए देखिए, तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। अगर हम मुगल वंश की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मुगल वंश। अगर मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूरी संभावना रहती है कि वो प्राथमिकता देता है मुगल वंश को। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में जो मुगल वंश है इसका समय माना जाता है 1526 से लेकर 1857 तक। भारत के इतिहास में 1526 से 1857 तक का जो समय है ये समय है मुगल वंश का या मुगल काल का। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम मुगल वंश की बात करें तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक ये माना जाता है बाबर। या भारत में मुगल वंश को किसने स्थापित किया था, तो तब हमारा आंसर होगा बाबर ने स्थापित किया था। अब सबसे पहले हमें जो बात करनी है इस टॉपिक में, सबसे पहले बाबर के विषय में, इसका जो जीवन परिचय है उसको देखते हैं। बाबर कौन था, कहाँ जन्म हुआ, पिता कौन थी, माता कौन थी। तो ये जो सारे प्रश्न हैं जो कि बाबर के जीवन से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो अगर हम बाबर के जीवन की बात करें, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। तो सबसे पहले इधर थोड़ा सा बना लेते हैं, हम मान लेते हैं ये है हमारा भारत। देखो, मान लिया ये है हमारा भारत, और भारत के इधर एक देश है और इसे हम कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट इधर एक देश पड़ता है, ये कहलाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये भारत, ये पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान। तो ये वर्तमान स्थिति है। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं बाबर के विषय में, यानी मुगल काल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बाबर की बात करें, बाबर का जो जन्म है ये होता है 14 फरवरी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, और ये इसका जो जन्म है ये हुआ था अफगानिस्तान में, एक जगह पड़ती है और इस जगह का नाम है फरगना। तो अफगानिस्तान के फरगना में 14 फरवरी 1483 को जन्म लेता है बाबर। और इस समय जो फरगना था, इस फरगना के जो शासक थे वो बाबर के पिता, जिनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, यानी इन दिनों फरगना में किसका शासन था, उमर शेख मिर्ज़ा का, जो कि बाबर के पिता थे। और उमर शेख मिर्ज़ा की पत्नी यानी बाबर की माता, इनका नाम था कुतुलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खानम,
कुतुलुग निगार खानम, ये बाबर की माता थी। उमर शेख मिर्ज़ा, ये बाबर के पिता थे। अगर हम बाबर के पिता की बात करें उमर शेख मिर्ज़ा की, जो कि फरगना के शासक थे। उमर शेख मिर्ज़ा थे तुर्क मुसलमान, यानी इनका राजवंश कौन सा था, तो उमर शेख मिर्ज़ा एक तुर्क मुसलमान थे। और उमर शेख मिर्ज़ा ये वंशज थे तैमूर लंग के, तैमूर लंग। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि बाबर के पिता थे। तो पितृपक्ष की ओर से बाबर किसका वंशज था, तैमूर लंग का वंशज था। और बाबर का जन्म तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि तैमूर लंग का बाबर कौन सा वंशज था, तो ये 5वां वंशज था, क्योंकि बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा किसके वंशज हैं, तैमूर लंग के वंशज हैं। ये वही तैमूर लंग था जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और लाखों व्यक्तियों का इसने कत्ल कर दिया था, कत्लेआम कराया था दिल्ली में। तो ये वही क्रूर शासक था जिसका नाम था तैमूर लंग। तो इसी की 5वीं पीढ़ी में जन्म हुआ था बाबर का फरगना में। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, माता थी कुतलुग निगार खां। पिता तुर्क थे लेकिन माता थी मंगोल। बाबर की जो माता थी ये थी मंगोल मुसलमान। और बाबर की माता वंशज थी चंगेज खां की। बाबर की माता किसकी वंशज थी, तो ये चंगेज खां की वंशज थी माता। यानी पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर लंग का वंशज था और मातृपक्ष की ओर से बाबर चंगेज खां यानी मंगोल का वंशज था। और मातृपक्ष की ओर से बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। यानी तैमूर लंग का बाबर 5वां वंशज और चंगेज खां का था बाबर 14वां वंशज। तो मातृपक्ष की ओर से ये मंगोल वंशज था और पितृपक्ष की ओर से ये तुर्क वंशज था। यानी ऐसे कह सकते हैं दोनों प्रजातियों का मिश्रण था। और ये दोनों ही प्रजातियां एक क्रूर प्रजातियां थी। चंगेज खां इसने भी भारत पर आक्रमण किया था और यह भी एक क्रूर व्यक्ति था। इधर तैमूर लंग भी एक क्रूर व्यक्ति था। अब दोनों के मिलने से, दोनों वंशों के मिलने से एक नया व्यक्ति जो सामने आया, उस व्यक्ति का नाम था बाबर। वैसे बाबर का जो वास्तविक नाम था ये था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर हम इसकी बात करें, बाबर का जो जन्म है ये हुआ था 14 फरवरी को, यानी वैलेंटाइन डे। बाबर वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर कैसी प्रकृति का होगा। तो अगर हम बाबर के प्रारंभिक जीवन की बात करें, प्रारंभिक जीवन में अगर बात करें तो बाबर बड़े रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। क्योंकि बाबर जितनी भी कमियां थी, वो जितनी भी बुरी लत थी, वो सभी बाबर के अंदर थी। जैसे मान लो महिलाओं की या फिर शराब पीने की लत, तो ये सारी जो कमियां थी ये बाबर के अंदर प्रारंभ से ही मौजूद थी। और बाबर की अगर हम बात करें प्रारंभिक जीवन में, जब बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा इनकी मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु के बाद यानी उमर शेख मिर्ज़ा की जो मृत्यु है ये हुई थी 1494 में। और इस समय बाबर की जो आयु है ये है मात्र 11 वर्ष की। इस समय बाबर कितने वर्ष का है, मात्र 11 या 12 वर्ष का है। तो जैसे ही उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हुई, तो उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद बाबर शासक बनता है फरगना का। यानी बाबर शासक कब बना था, तो ये बना था 1494 के अंदर। और इस समय बाबर की आयु कितनी थी, 11 वर्ष की थी। तो 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ये फरगना की राजगद्दी पर बैठ गया, फरगना का शासक बन गया। अब अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर एक योग्य सेनापति था। इसके बाद बाबर एक रंगीन मिजाज का भी व्यक्ति था और इसको कई सारे शौक थे। जैसे बाबर को शौक था कविताएं लिखने का, शायरी लिखने का, पुस्तक वगैरह लिखने का। और बाबर ने तुर्की भाषा में कई काव्य संग्रहों की रचना की, कई पुस्तक या कविताएं लिखी। जैसे बाबर ने कविता लिखी थी दीवान, एक काव्य संग्रह है दीवान। ये किसने लिखा था, बाबर ने, तुर्की भाषा में। इसके अलावा एक और काव्य संग्रह था खत ए बाबरी। तो दीवान और खत ए बाबरी जैसी जो काव्य रचनाएं हैं ये किसकी हैं, ये बाबर की हैं। बाबर को मुवैयान, एक पद्य शैली है मुवैयान,
तो जो मुवैयान पद्य शैली है, इस मुवैयान पद्य शैली का जनक माना जाता है बाबर। जैसे आपने पढ़ा होगा गद्य और पद्य, तो जो रचनाएं होती है काव्य के अंदर, तो जो पद्य शैली है, पद्य शैली मुवैयान पद्य शैली, इसका जो जनक है, इसकी जो रचना की थी, ये की थी बाबर ने। तो इसके बाद अगर हम बाबर की आगे बात करें तो बाबर की जो पत्नी थी, बाबर की पत्नी का नाम था माहम बेगम। बाबर की पत्नी का नाम क्या था? माहम बेगम। ये बाबर की पत्नी थी और बाबर के 4 थे पुत्र। बाबर के पुत्र कितने थे? 4, और एक थी बाबर की पुत्री। बाबर की पत्नी माहम बेगम, 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो बाबर के जो 4 पुत्र थे, इनमें सबसे बड़ा था हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? हुमायूं। इसके बाद बाबर का जो दूसरा पुत्र था, इसका नाम था अस्करी। अस्करी। बाबर के तीसरे पुत्र का नाम था हिंदाल। हिंदाल। और चौथे पुत्र का नाम था कामरान। चौथे पुत्र का नाम क्या था इसका? कामरान। और जो पुत्री थी बाबर की, पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। अब हुआ क्या कि बाबर ने अपना जो उत्तराधिकारी है ये घोषित किया था हुमायूं को। यानी बाबर ने ये कहा था अपने शासनकाल में, फरगना में, कि मेरे बाद फरगना की राजगद्दी पर जो व्यक्ति बैठेगा वो बैठेगा मेरा सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं। लेकिन बाबर की सभी संतानों में जो सबसे योग्य थी वो थी उसकी पुत्री, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। लेकिन वह महिला थी, यानी लड़की थी, और मध्यकाल में महिलाओं या लड़कियों की जो स्थिति है ये अत्यधिक खराब थी, अत्यधिक दयनीय स्थिति थी। यानी उनको हक नहीं था प्रशासन में भाग लेने का, तो महिलाओं की स्थिति खराब थी। तो इस वजह से बाबर ने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बना दिया। लेकिन ये जो लड़की थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इसने कहा कि मैं आपके सभी संतानों में सबसे योग्य मैं हूँ, तो शासन को मैं संभालूंगी, हुमायूं को कोई हक नहीं है राजगद्दी पर बैठने का। लेकिन बाबर ने ये बात नहीं मानी। तो फिर एक दिन किसी मंत्री ने बाबर की राज्यसभा में ये कह दिया कि गुलबदन बेगम तो एक महिला है और हम नहीं चाहते कि कोई महिला शासन को संभाले, या कोई भी महिला शासन को नहीं संभाल सकती। आसानी से कोई भी शासक उस महिला को पराजित कर देगा और ये राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। तब जो गुलबदन बेगम थी, क्योंकि अपने पिता की तरह यह भी एक लेखक या कवि थी, तो गुलबदन बेगम ने तब कुछ लाइन लिखी, क्योंकि तब गुलबदन बेगम ने कहा था कि अब मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, अब मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, दिल बहलाने का सामान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, केवल बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। तो ऐसा लिखा था गुलबदन बेगम ने। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बाबर था, बाबर ने अपना उत्तराधिकारी फिर भी हुमायूं को ही नियुक्त किया। और इसके बाद बाबर अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण बाबर ने धीरे धीरे अपने आसपास के जो क्षेत्र थे इन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, या अपना जो राज्य था इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। और बाबर ने सबसे पहले इधर काबुल बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1507 में बाबर ने कंधार पर अधिकार किया। कंधार 1507 में। तो 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीतने के बाद बाबर ने इन पर अधिकार कर लिया। और काबुल विजय के बाद बाबर ने क्या किया कि अपनी जो पैतृक उपाधि थी, बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा, यानी जो पिता की उपाधि थी मिर्जा, इस मिर्जा की उपाधि को बाबर ने त्याग दिया और मिर्जा के स्थान पर बाबर ने बादशाह की उपाधि को ग्रहण किया। यानी बाबर भारत के इतिहास का वह पहला शासक है जिसने बादशाह की उपाधि को धारण किया। यानी अब इसके बाद जो मुगल वंश में राजा हुए उन्हें कहा गया बादशाह, जैसे बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर। तो इस प्रकार से पहला शासक था बाबर।
अब इसके बाद क्या हुआ, बाबर ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अपने राज्य का विस्तार करने लगा। तब क्या होता है कि बाबर ने जब अफगानिस्तान में ही उसने भारत के बारे में सुना, उसने ये सुना था कि जो भारत एक संपन्न देश है। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये सोचने लगा कि जो भारत जैसा जो संपन्न देश है, इस पर मैं आक्रमण करके क्यों ना धन दौलत को लूटूं और इधर जो गरीबी फैली हुई है इसको समाप्त करूं। अब हुआ क्या कि बाबर तो धीरे धीरे अब भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बाबर को अभी जो भारत की राजनीति है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इस वजह से बाबर सफल नहीं हो सका कि भारत पर वो कहाँ से और कैसे आक्रमण करे, कैसे विजयी हो। तो होता क्या है कि अब बाबर जब धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, तभी एक जनजाति थी जिसका नाम था यूसुफजाई। ये जो यूसुफजाई जाति थी ये इधर सिंध में पाकिस्तान में ही निवास करती थी, जो वर्तमान पाकिस्तान है। तो इससे ये यूसुफजाई एक ऐसी जाति थी, इधर तो बाबर अपने राज्य को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन ये जो जाति थी ये क्या करती कि बाबर का जो राज्य था ये उसी राज्य में लूटपाट करती, रात्रि के समय धन दौलत को लूटती। अब ये खबर जब बाबर को मिली कि ये जो यूसुफजाई जाती है ये हमारी प्रजा से धन दौलत को लूटती है, लूटमार करती है, तो बाबर ने क्या किया, अब सबसे पहले बाबर इस यूसुफजाई जाति को इसका दमन करने के लिए भारत की ओर आया। और बाबर ने सबसे पहले 1519 में भारत पर जो पहला आक्रमण किया, भारत पर बाबर का जो पहला आक्रमण है ये हुआ था 1519 में। और इस पहले आक्रमण में जो कि बाबर ने किया था यूसुफजाई जाति के दमन के रूप में, और ये किया था बाबर ने बाजौर एवं भेरा पर। बाजौर एवं भेरा, यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि भारत पर बाबर का जो पहला आक्रमण है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बाजौर एवं भेरा के दुर्ग पर। इन दो किलों पर बाबर ने सबसे पहले भारत पर पहला आक्रमण ये किया था 1519 में। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि बाबर भारत कब आया, तो 1519 में। पहला आक्रमण कौन सा है, तो बाजर और भेरा, और ये किसके विरुद्ध था, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। अब होता क्या है कि बाबर यहाँ से यूसुफजाई का विद्रोह दमन किया उसने और वापस चला गया वो काबुल। अब हुआ क्या कि इधर भारत में दिल्ली पर शासन करता है लोदी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इधर राजस्थान यानी मेवाड़ पर शासन करता है इधर राणा सांगा। मेवाड़ में इधर शासन कौन कर रहा है, तो इधर है राणा सांगा। इधर मध्य भारत में यानी चंदेरी, यहाँ पे शासन कर रहा है मेदिनी राय। और इधर पूर्व की ओर इधर है अफगान। तो ये उस समय की राजनीतिक स्थिति है। इधर मेवाड़ में राणा सांगा, इधर चंदेरी में शासन करता है मेदिनी राय जो कि मालवा का क्षेत्र है, और इधर दिल्ली में इब्राहिम लोदी। अब होता क्या है कि जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के चाचा जी जिनका नाम था आलम खां लोदी, तो ये जो आलम खां लोदी थी इन दोनों में आपसी मतभेद थे, इब्राहिम लोदी और आलम खां लोदी में, क्योंकि इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां लोदी। और इब्राहिम लोदी जब शासक बन गया तो आलम खां लोदी ये चाहते थे कि इस राज्य पर आधा मेरा अधिकार है, तो जो आधा राज्य दिल्ली का वो मुझे मिलना चाहिए और आधे को तू संभाल। लेकिन इब्राहिम लोदी ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने ये कहा कि मेरे पिताजी सिकंदर लोदी इनका शासन था दिल्ली पर, तो इस पर मेरा अधिकार हुआ, आपका इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस बात से ये इससे नाराज हो गए। और इधर एक व्यक्ति था पंजाब में जिसका नाम था दौलत खां लोदी, जो कि एक सूबेदार था उस समय पंजाब प्रांत का। तो ये जो आलम खां लोदी हैं ये यहाँ से ये पहुँच गए दौलत खां लोदी के पास। तो ये जो दोनों व्यक्ति थे आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, अब इन दोनों ने मिलकर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने
इधर जो दौलत खान लोधी है ये भी चाहता था कि जो पंजाब का राज्य है इसका शासक मैं बनूं, और इधर ये भी चाहते थे कि आधा राज्य मैं प्राप्त कर सकूं। इन दोनों ने षड्यंत्र बनाया इब्राहिम लोधी को हराने का, लेकिन इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि इब्राहिम लोधी को पराजित कर सकें। अब इनको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि इब्राहिम लोधी से युद्ध करे और उसे हराकर यहाँ से वापस चला जाए और जो राज्य दिल्ली का उस पर हमारा अधिकार हो जाए। तो फिर हुआ क्या, जब ये षड्यंत्र करने लगे तो इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में सुना। इन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बाबर, और बाबर की जो छवि है इस समय ये एक लुटेरे की छवि थी। यानी ये लोग ये जानते थे कि बाबर एक लुटेरा है जो कि धन दौलत के लिए आक्रमण करता है और राज्य को लूटकर वापस चला जाता है। अब ये जो व्यक्ति हैं दोनों ये क्या करते हैं, ये यहाँ से एक पत्र लिखते हैं बाबर के लिए, यानी आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। अब इन्होंने जैसे ही पत्र लिखा और ये पत्र पहुंचा काबुल यानी बाबर के पास। अब जैसे बाबर ने ये पत्र पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि आप भारत पर आइए, दिल्ली पर आक्रमण करिए और हम आपका सहयोग करेंगे और आप आसानी से इब्राहिम लोधी को पराजित कर देंगे। इधर बाबर भी चाहता था कि मुझे जो भारत है उस पर अधिकार करना है, लेकिन बाबर के समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अधिकार कैसे करे। तो बाबर तो इसी के तलाश में था। इधर वही सुनहरा फरमान या मौका बाबर को प्राप्त हो गया। अब होता क्या है कि बाबर अब यहाँ से चलता है। तो बाबर जैसे ही यहाँ से चला तो सबसे पहले बाबर यहाँ इधर दिल्ली के निकट यानी इस स्थान पे, और ये स्थान है पानीपत जो कि वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। तो जैसे ही बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा अपनी सेना को लेकर, जैसे ही पानीपत के मैदान में पहुंचा, इधर दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोधी ये इसका सामना करने के लिए पानीपत के मैदान में आया, और ये समय है 1526 का। अब जैसे ही 1526 में बाबर और इधर इब्राहिम लोधी की सेनाएं आमने सामने हुई, तो जो इब्राहिम लोधी की सेना थी ये बाबर की सेना की अपेक्षा कई गुना अधिक मजबूत, शक्तिशाली और संख्या में भी अधिक सेना थी इब्राहिम लोधी की। लेकिन ये जो पानीपत का पहला युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ, अगर हम इसके निर्णय की बात करें, इस युद्ध में अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसमें जीत हुई थी बाबर की। इस युद्ध में कौन जीता, तो इस युद्ध में जीता था बाबर। अब प्रश्न ये बनता है कि सेना बड़ी थी, विशाल थी इब्राहिम लोधी की, लेकिन जीत फिर बाबर की क्यों हुई? तो इसके कई कारण हैं। जैसे इस युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर ने पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। बाबर ने बारूद का, बारूद यानी तोपों का प्रयोग, तोपों का प्रयोग। इसके अलावा इसी युद्ध में बाबर ने प्रयोग किया था बंदूकों का, बंदूकों का। यानी भारत में पहली बार किसी युद्ध में बड़े पैमाने पर बारूद यानी तोपों का उपयोग और बंदूकों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा इसी युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति, तुलगुमा युद्ध नीति इसका भी उपयोग किया, और इस वजह से इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ कि तुलगुमा युद्ध नीति क्या थी। अब जैसे ही बाबर इस युद्ध में जीता तो बाबर ने क्या किया कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वैसे भारत में अगर हम बाबर के युद्धों की बात करें तो 4 प्रमुख युद्ध हैं भारत में बाबर की। हालांकि ये जो पानीपत का पहला युद्ध है यह भारत में बाबर का 5वां युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध भारत में बाबर का कौन सा युद्ध था, तो ये 5वां युद्ध था। और बाबर का भारत में जो पहला युद्ध है ये था 1519 का बाजौर एवं बेहरा, 5वां था पानीपत। लेकिन भारत में बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हैं और इनके बारे में कई बार वो पूछ लेता है, तो एक ट्रिक से याद कर लेते हैं इनको, ऐसे ध्यान में कर लेना। 19 में बाबर आया, यानी पहला युद्ध 1519 में, तो बाबर भारत आया और इसने आते ही पानी पिया, खाना खाया और ये चल दिया यहाँ से घर। यानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चल दिया घर। यानी पर से पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, और ये हुआ था कब, 1526 में। आगे क्रम से ही लिख दो। ख से खानवा, खानवा युद्ध, और ये हुआ था 1500, क्रम से लिखो 27 में। च से चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, ये हुआ था 1528 में। घ से घाघरा, घाघरा युद्ध, और ये हुआ था 1530
1929 में। तो ये 4 प्रमुख युद्ध थे भारत में बाबर के। आगे इनके बारे में आगे बताएंगे। ये जो पानीपत का पहला युद्ध है, ये एक सिख गुरु ने देखा था जिनका नाम था गुरु नानक। जो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक। यानी अगर हम बात करें कि पानीपत का जो पहला युद्ध है, इसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो ये थे गुरु नानक, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। बाबर के बारे में अगर हम आगे बात करें तो बाबर के जीवन के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है, ये मिलती है बाबरनामा से, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसने स्वयं अपने हाथों से लिखी थी। और ये जो बाबरनामा है, ये बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में, या जैसे तुझ के बाबरी भी कहा जाता है। और बाबरनामा में ही बाबर ने ये कहा था कि मुझे भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है, ये दिया था राणा सांगा ने। हालांकि इतिहास इस बात को नहीं मानता, केवल ये इसी पुस्तक में लिखा गया है। बाबर ने स्वयं बाबरनामा में लिखा है कि भारत पर आक्रमण करने का मुझे जो निमंत्रण है, ये दिया था दौलत खां, आलम खां एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। अब इसके बाद अगर हम बाबर के विषय में आगे बात करते हैं, तो पहले से एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे हटाता हूँ। देखिए, देखो, अब 1526 में जैसे बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, बाबर ने 1527 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने पराजित किया था राणा सांगा। लेकिन अगर हम राणा सांगा और बाबर के बीच में जो खानवा युद्ध हुआ है, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो हुआ क्या था कि बाबर ने जो राणा सांगा के बीच जो खानवा युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो राणा सांगा था, जब बाबर पर इसकी जो सेना है भारी पड़ने लगी और बाबर की जो सेना है ये पीछे की ओर हटने लगी, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि बाबर अपनी सेना को भारत लेकर आया था केवल एक युद्ध के लिए, यानी इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे, धन दौलत को लूटकर और वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। लेकिन अब बाबर भारत से जाना नहीं चाहता था, तो जो सैनिक थे अब वो बाबर से नाखुश होकर अब वो ये कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम राणा सांगा से युद्ध नहीं करेंगे। अब बाबर ने ये देखा कि जो सेना है ये मुझसे युद्ध नहीं करेगी, तो निश्चित ही इस युद्ध में मैं मारा जाऊंगा या इस युद्ध में हार जाऊंगा। तो फिर हुआ क्या कि बाबर ने अपने सैनिकों को समझाया कि हमें ये युद्ध करना ही होगा। और बाबर ने क्या किया था कि सैनिकों को प्रेरित करने के लिए बाबर ने तमगा एक टैक्स लिया जाता था सैनिकों से। तो सैनिकों से लिया जाने वाला जो टैक्स था उस समय, जिसे कहते थे तमगा नामक कर, इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने इस तमगा नामक कर की समाप्ति पर इस तमगा नामक कर पर उसने रोक लगा दी थी, यानी इस कर को समाप्त कर दिया था। बाबर ने ये कहा था कि अगर आप युद्ध करोगे तो मैं आज के बाद आपसे तमगा नामक कर नहीं लूँगा। लेकिन सैनिकों ने फिर भी इनकार कर दिया कि हमें ये लालच नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब बाबर फिर सोचने लगा कि सैनिकों को किस तरीके से तैयार किया जाए युद्ध के लिए। अब बाबर ने क्या किया, बाबर ने इस युद्ध को यानी खानवा के युद्ध को बाबर ने घोषित कर दिया जिहाद। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। बाबर ने इस युद्ध को घोषित कर दिया धर्म युद्ध, यानी बाबर ने ये कहा था कि ये युद्ध मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये एक धर्म युद्ध है,
इसे मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। अब जैसे बाबर ने इसे जिहाद घोषित किया, यानी जिहाद का नारा लगाया, इसे धर्म युद्ध घोषित किया, और बाबर ने इस युद्ध में ये कहा था कि अगर हम धर्म की रक्षा करते हुए अगर मारे गए तो हम शहीद कहलाएंगे, और अगर हमने इन काफरों को मार दिया, क्योंकि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसे काफिर कहा जाता है, अगर हमने इन काफिरों को मार दिया तो हम गाजी कहलाएंगे, गाजी कहलाएंगे। और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि को ग्रहण किया था। यानी बाबर ने गाजी की उपाधि को किस युद्ध में ग्रहण किया था? तो खानवा के युद्ध में। और गाजी किसे कहते हैं? जो काफिरों का वध करता है। काफिर का अर्थ होता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वे काफिर कहलाते हैं। अब हुआ क्या कि बाबर ने यहाँ पे तो गाजी की उपाधि धारण की, लेकिन बाबर ने जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीता था, तो इस पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था? अपनी काबुल की जनता में, क्योंकि दिल्ली का जब उसने खजाना लूटा तो बाबर ने ये कहा कि मेरी जो काबुल की जनता है अब वो गरीब नहीं रहेगी, तो बाबर ने दिल्ली के खजाने को लूटकर यहाँ से कुछ चांदी के सिक्के, जिन्हें नाम दिया था उसने शाहरुख और बाबरी, तो चांदी के कुछ सिक्के जिनको बाबर ने शाहरुख एवं बाबरी नाम दिया था, ये इसने काबुल की जनता में बंटवाई थी। यानी प्रत्येक काबुल के निवासी को बाबर ने भारत जीतने के बाद एक एक चांदी का सिक्का शाहरुख और बाबरी भेंट किया था। और इससे खुश होकर काबुल की जनता ने कहा था कि बाबर बड़ा मस्त कलंदर आदमी है। यानी काबुल की जो जनता थी, इसने बाबर को एक उपाधि दी थी कलंदर की। कलंदर यानी बाबर, अगर पूछ लेंगे किस शासक को कहा जाता है कलंदर, तब आंसर होगा बाबर को। और किसने कहा था? तो काबुल की जनता ने। गाजी की उपाधि भी किसने धारण की थी? तो बाबर ने धारण की थी। अब जैसे बाबर ने इसे जिहाद घोषित किया तो सारे सैनिक तैयार हो गए और राणा सांगा के साथ उसने युद्ध किया। इस युद्ध में भी बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुलगुमा युद्ध नीति, अगर हम तुलगुमा युद्ध नीति की बात करें, ये इस युद्ध नीति में होता क्या है? जैसे मान लो ये मैदान है, इसमें क्या होता है कि बाबर दुश्मन सेना के सामने, जैसे मान लो ये राणा सांगा, इधर राणा सांगा की सेना, राणा सांगा ने पूरी सेना अपनी उतार दी इधर। अब बाबर क्या करता था कि अपनी सेना को 3 टुकड़ियों में बांटता था। कुछ सेना इधर ये राणा सांगा के सामने, और कुछ सैनिक टुकड़ी ये इधर रिजर्व में रखता था साइड में, इधर ये। अब बाबर क्या करता था कि एक सैनिक टुकड़ी ये तो सामने वाली सेना से युद्ध करती थी, और ये जो रिजर्व टुकड़ी थी ये पीछे से घेर कर चारों तरफ से उस सेना को घेर लेती थी और आक्रमण करती थी। इसी युद्ध नीति को कहा जाता था तुलगुमा युद्ध नीति। तो पानीपत के पहले युद्ध में और खानवा के युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का उपयोग किया था। अब जैसे ही बाबर ने राणा सांगा को इस युद्ध में पराजित किया और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, तो इसके बाद बाबर ने क्या किया था कि इस खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जो राजपूत शासक थे, इन राजपूतों के कटे हुए जो सिर थे, राजपूतों के कटे हुए जो सिर थे, कटे सिरों को इकट्ठा करके और इन सिरों के ऊपर बैठकर उसने मंगोली परंपरा के आधार पर उसने जश्न मनाया था। यानी मंगोली परंपरा में क्या था कि जिसे हम पराजित कर देते हैं तो वो जो सैनिक वगैरह थे, राजा वगैरह थे, उनके जो कटे हुए सर थे वो इकट्ठा किए और उन पर बैठकर जश्न मनाया जाता था। तो ऐसा खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने भी किया था। राजपूतों के कटे हुए सिरों पर बैठकर उसने मंगोली परंपरा के आधार पर जश्न मनाया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने आगे चलकर 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी में मेदिनी राय, क्योंकि राणा सांगा का साथ दिया था इसने खानवा के युद्ध में, इस वजह से बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया था। और 1529 में जाकर बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हरा दिया था। और इस घाघरा के युद्ध में दोनों सेनाएं लड़ती हुई नदी के अंदर चली गई थी, घाघरा नदी की। इस वजह से मध्यकालीन भारत का घाघरा का जो युद्ध है ये एकमात्र ऐसा युद्ध माना जाता है
जो थल एवं जल दोनों पे लड़ा गया था, क्योंकि दोनों सेनाएं लड़ती हुई नदी में चली गई थी, घाघरा नदी में। इस वजह से मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध जो थल और जल दोनों स्थानों पर हुआ, तो 1529 का घाघरा का युद्ध। अब बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर ने भारत में जितने भी युद्ध किए, बाबर किसी युद्ध में नहीं हारा। लेकिन अगर हम बाबर के जीवन की बात करें तो बाबर एक अच्छा सेनापति था, लेकिन बाबर एक अच्छा शासक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो शासक युद्धों में ही लगा रहा, वो अच्छे तरीके से शासन भारत में नहीं कर पाया। और आगरा में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की हो गई थी मृत्यु। अगर बात पूछ लें कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो ये हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। और बाबर को प्रारंभ में आगरा में ही दफना दिया गया। बाबर ने एक बाग लाया था जिसे कहा जाता है आराम बाग या नूरे अफगान, तो जो कि आगरा रामबाग पर स्थित है। तो ये जो आराम बाग था आगरा में, इसी में दफनाया गया था प्रारंभ में किसे? बाबर को। लेकिन बाबर के अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे दफन किया जाना चाहिए काबुल में। तब उसके बाद में आराम बाग से बाबर की अस्थियों को निकाला गया था और फिर पुनः बाबर को दफनाया गया था काबुल में। यानी बाबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जिसे 2 स्थानों पे दफनाया गया था, प्रारंभ में आगरा में और दूसरी बार इसे काबुल में। और अगर हम प्रश्न पूछ लें कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तब आंसर होगा औरंगजेब का। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार शासक बना, तब आंसर होगा हुमायूं। और ऐसा कौन सा शासक था जिसे 2 स्थानों पे दफनाया गया, तो ये था बाबर। और बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आंसर होगा काबुल में। और अगर हम मुगल बादशाहों की बात करें तो बाबर, जहांगीर, इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो बहादुर शाह जफर, ये ऐसे मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। जैसे बाबर का काबुल में, जहांगीर का है लाहौर में और बहादुर शाह जफर इनका है रंगून म्यांमार में। तो ऐसे कुछ मुगल बादशाह जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। तो यहाँ तक हमने बातचीत की थी बाबर के विषय में। अब इससे आगे बात करेंगे। तो तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, थैंक यू।